आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से जो हमारा यूनिट 10 चल रहा है उसका जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध जो पढ़ रहे हैं। ये अंतिम पार्ट है जिसे 9 कर रहे हैं। हमारे टोटल 9 पार्ट हो गए हैं, तो हम आज जो 9 पार्ट है 9वां पार्ट अंतिम पार्ट है उसे पढ़ेंगे। इसमें कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी जो है 2 जो है, इससे पहले हमने 1 पढ़ चुके हैं, अब 2 पढ़ना है। इसमें इसके बारे में जानेंगे। यूनिट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी केवीएस सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लास ये। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं करा, वो जल्दी से लाइक कर देंगे जिससे हमारी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए देखती है एक साहित्य की डायरी जो मुक्तिबोध है वो उसके बारे में जान लेते हैं। 1 मिनट बच्चों, ओपन हो रही है आपकी पीडीएफ। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2 के बारे में हम जान रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो बात चल रही थी यहाँ पर कल, तो पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, चलिए देखिए कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। बात चल रही थी कि आलोचना और काव्य पर यशराज न जाने किस बात पर। हम सबसे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 में भी यशराज के साथ बातचीत हो रही है और अब पार्ट 2 में भी यशराज के साथ बातचीत हो रही है। बात चल रही थी आलोचना और काव्य पर यशराज ने न जाने किस बात पर चीख कर टेबल पर घूंसे मारने लगा और बोला, हाँ आलोचना में फ्रॉड होता है किंतु काव्य में भी तो होता है। एक तो फ्रॉड जानबूझकर किया जाता है और अर्थात काव्य लेखक जो दृष्टि अपनाता है, देख लीजिए, दृष्टि अपनाता है वह उसकी अंतर्दृष्टि नहीं होती। कभी एक अभिनेता भी है, सफलतापूर्वक अभिनय करने के बाद भी वह अभिनय ही है, वह असल की नकल है। उसमें असल की बू हो सकती है लेकिन वह असल नहीं है। मुझे हंसी आ गई यशराज की असाहिक शब्द असल पर। नकल मुझे भी भा गए। बड़े अच्छे शब्द हैं। एक बात तो और भी महत्वपूर्ण हुई कि वह यह कि यशराज काव्य की सत्यत्व वहाँ मानता है जहाँ लेखक अंतर्दृष्टि को दरकिनार रखते हैं, नीचे की तरफ किनारे की तरफ रखते हैं तो वहाँ पर मांगता है। अभिनेतृत्व करता है तो मतलब यह है कि यशराज यह मानता है कि मानसिक प्रतिक्रिया को ठीक ठाक अनुपात में ज्यों का त्यों रखने का अनुरोध के महत्व को स्वीकार करना है, यही ना। लेकिन मैंने यह बात जबान से नहीं निकाली, मैं तो सिर्फ सुन रहा था। यशराज ने काव्य में एक दूसरे ढंग का फ्रॉड भी होता है। मैंने कहा कौन सा? यशराज ने जवाब दिया, ये फ्रॉड तब होता है जब लेखक ये जानता ही नहीं कि ये फ्रॉड कर रहा है। लेखक को पूरा विश्वास होता है कि जो बात वह कर रहा है सही कर रहा है, अर्थात जहाँ लेखक ईमानदारी से मूर्ख होता है, लेखक को यह भी विश्वास होता है कि उसकी बात केवल सच्ची नहीं है वरन वह सुंदर भी है और कल्याणकारी भी। लेखक पूर्ण निष्ठा के साथ बात कर रहा है फिर भी उसकी निष्ठा फ्रॉड को जन्म देती है या जन्म दे सकती है। मतलब यह है कि लेखक की निष्ठा और आत्मविश्वास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसकी साहित्य को फ्रॉड बन जाने से बचाए। दूसरे शब्दों में लेखक संपूर्ण निष्ठा आत्मविश्वास के साथ बड़ा ही संतुष्ट फ्रॉड कर सकता है। ध्यान रखो कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि निष्ठा और आत्मविश्वास ऐसी शक्ति जो अनिवार्य रूप से और हमेशा साहित्य फ्रॉड भी हो सकती है, किंतु अपनी बात पर निष्ठा और आत्मविश्वास होने मात्र से साहित्य निर्मल छल रहित फ्रॉडलेस नहीं होता। यशराज की उत्तम मुख मुद्रा देखकर मुझे सचमुच हंसी आ गई। मैंने उठाकर हंसते हुए कहा, ठठाकर मीज हमने ठाका लगाकर हंसते हुए कहा, मैं तो तुम
तो तुम क्या सोचते हो लेखक अपने ही खिलाफ, अपने वस्तुत्व के विरुद्ध, अपनी मानसिक प्रतिक्रिया के विरुद्ध जासूसी करे और सीआईडी गिरी करे? इतना बेवकूफ़ लेखक नहीं होता। यशराज ने झुंझुलाते हुए कहा, मजाक मत करो, असलियत को देखो। इस बात पर मुझे और हंसी आ गई। फिर भी यशराज की बात का आदर करते हुए मैंने कहा, अच्छा तो इस दूसरे किस्म के फ्रॉड को ज़रा और समझाइए। मैं ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। यशराज बोलता गया, बस तुम सरीखा श्रोता मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आजकल ईमानदार श्रोताओं का बड़ी कमी है। वक्ता तो बहुत ईमानदार होते हैं। दोनों की बात ढाकों में डूब गई। यशराज कहता गया, लेखक ईमानदारी से फ्रॉड कहाँ करता है जहाँ उसे मालूम ही नहीं होता कि वह स्वयं फ्रॉड का जन्म दे रहा है। दूसरे शब्दों में उसके विचार या उसकी अनुभूतियाँ वस्तुत्व के वस्तुमूलक आकलन पर आधारित नहीं होती, अन्यथा वह ऐसी होती कि जो जीवन के यथार्थ से नियंत्रित न होकर उसके आत्मबद्ध दृष्टिकोण के फलस्वरूप विक्षेपग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में लेखक की भावना का ज्ञानात्मक आधार ही गलत होता है। इस ज्ञानात्मक आधार की अति का फलस्वरूप उसकी भावना विकारग्रस्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में लेखक जब केवल सब्जेक्टिव होता है, भले ही वह ऑब्जेक्टिव की आभास निर्माण करता रहे, अर्थात जब वह अपनी तथाकथित अंतर्दृष्टि की वस्तुत्व पर थोपता है या अपनी तथाकथित अनुभूति के रंगीन चश्मे से वस्तुत्व को देखता है, तब उसकी साहित्य में निसंदेह फ्रॉड उत्पन्न होता है। यहाँ मैंने यशराज को लगाम थाम ली। मैंने कहा, मिस्टर, जब हम काव्य के वस्तुत्व की बात करते हैं तब हम उसे भाव समुदाय की बात कर रहे हैं जो कि कवि की बाणी द्वारा व्यक्त होता है। यशराज उत्तेजित हो उठा। उसने आवेश से कहा, मैं काव्य के वस्तुत्व के बारे में तुम्हारी परिभाषा मानने के लिए तैयार नहीं। काव्य में एक मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला व्यक्त होती है। वस्तुत्व यह मानसिक प्रतिक्रिया नहीं है जिसके प्रति और जिसके बारे में यह प्रतिक्रिया हुई है, अर्थात मैं भावों के आलंबन की बात कर रहा हूँ। समझ गए हजरत? मैंने खींच कर कहा, भावों के आलंबन की बात करो। काव्य के वस्तुत्व में तो भाव और उसका आलंबन दोनों आएंगे। हाँ, आगे चलो। यशराज ने कहा, मैं तो अपने शब्दों में बात करूँगा। मैंने बीच में टोक कर जवाब दिया जिसका संबंध उसकी बात से कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, क्या तुम यह मानते हो कि वैसा फ्रॉड बहुत सुंदर भी होता है, बहुत मनमोहक, बहुत आकर्षक? यशराज ने एकदम कहा, यही तो उसकी खराबी है। चूंकि वह मनमोहक और आकर्षक होता है इसलिए वह पाठकों को अधिक प्रभावित करता है, किंतु इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि फ्रॉड भी एक कला है, एक ललित कला, और जो फ्रॉड है वही ललित कला, भले ही वह व्यक्तिगत ईमानदारी के आधार पर उपस्थित ललित कला नहीं है। मैंने संतुष्ट होकर कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया, भावना के ज्ञानात्मक आधार जब तक वस्तुतः शुद्ध है तभी तक वह भावना फ्रॉड नहीं है, किंतु ज्ञान का भी निरंतर प्रसार और विकास होता है। क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में ही भावना विचार करती है, इसलिए ज्ञान का अधिक मार्मिक यथार्थ मूलक और विकसित करने का जो संघर्ष है वह वस्तुतः कलाकार का सच्चा संघर्ष। यदि कवि या कलाकार यह संघर्ष त्याग देता है तो वह सचमुच ईमानदार नहीं है। सच तो यह है कि व्यक्तिगत ईमानदारी के भीतर ही एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। दूसरे शब्दों में कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन प्रयत्न साथ होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो लेखक लेखन कार्य का संबंध में पूर्णतः सचेत नहीं, अर्थात जिस लेखक की रचना अनायास बिना परिश्रम के सहज रूप से प्रस्तुत होती है उस लेखक ने व्यक्तिगत ईमानदारी का अभाव है? हम एक उदाहरण लें। शैली का काव्य भावनाओं के अनायास पूरा कहा गया है। चूंकि यह काव्य प्रयत्न साध्य नहीं वरन एक विशेष अर्थ से अनायास है, इसलिए तुम्हारे अनुसार उससे व्यक्तिगत ईमानदारी अभाव रहा है। यशराज इस जगह आकर कुछ संकोच में पड़ गया। वह देर तक मेरी बातों का जवाब दे सकता था। व्यक्तिगत ईमानदारी के संबंध में उसने आगे जो स्पष्टीकरण दिया वह बड़ा ही मज़ेदार था। यशराज कहता गया, तुमने एक बड़ी अच्छी कठिनाई उपस्थित कर दी है, लेकिन हाँ, उसका भी यही हाल। शैली की बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिनका ज्ञानात्मक आधार और युग विशेष की परिस्थिति घेरे के भीतर है। पहले के कवियों के ज्ञानात्मक आधार से अधिक विकसित था। शैली की रोमांटिक दृष्टि क्लासिक पुराणपंथी कवियों की रूढ़िवादी दृष्टि की तुलना में
कहाँ अधिक पारदर्शी साथ युक्त उत्थानशील शक्तियों ने शैली के जो अधिक उत्कृष्ट मानवतावादी स्वप्न देकर रखा था, उस स्वप्न से वह कभी प्रेरित था। व्यक्तिगत की आत्मगरिमा तथा व्यक्ति के बाद भीतर की उत्थानशील स्निग्ध आध्यात्मिक संभावनाएं शैल के काव्य में प्रकट होती हैं। शैली के काव्य में जो कुहरिलता है वह उसके युग की उठती हुई शक्तियों की विचार इस सामर्थ्य की सीमा घोषित करती है, तो साथ ही वह यह भी सूचित करती है कि उन उठती हुई शक्तियों में भावना तत्व अधिकता, विचार तत्व अपेक्षित दृष्टि से कम। शैली के काव्य का ज्ञानात्मक आधार निसंदेह अन्य कवियों की अपेक्षा न केवल सत्यात्मक था, तथ्यात्मक था, वरन वह अधिक विशद विस्तृत और निर्ला यज्ञ भी था। दूसरे शब्दों में शैली में एक विशाल जागरूक थी। इस ज्ञानात्मक जागरूकता के क्षेत्र में उसकी भावना विचार करती थी। दृष्टि रोमांटिक होने मात्र से भावना ज्ञानात्मक आधार कमज़ोर नहीं होता। ज्ञानात्मक आधार कमज़ोर तब होता है जब कभी समाज को प्राप्त अद्यतन ज्ञान की अपेक्षा कर अद्यतन ज्ञान द्वारा संप्रेषित भावनाओं से दूर हटकर केवल अनंत अपने एकांतिक निविड़ लोक को ही विचरण करता है। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध नहीं, वरन समाज की उन उत्थानशील तथा हास्योन्मुख शक्तियों का बोध भी है। शैली के काव्य के सौंदर्य उस मनोभूमिका से उत्पन्न हुआ है जो अपनों युग में विकासमान उत्थानशील प्रवृत्तियों से परिपक्व है। शैली की ज्ञान के स्वप्न दिया, स्वप्न ने भावना दी, उसका समस्त साहित्य इस मनोभूमिका से अनुरंजित है। शैली के काव्य की कुशलता के कारण के संबंध में पहले ही कह चुका हूँ। वास्तविकता यह तुलनात्मक दृष्टि से शैली बहुत ही जागरूक कवि था। वह अपने जमाने की उत्थानशील मानवतावादी शक्तियों का आध्यात्मिक संबंध अनुभव करता था। कला के क्षेत्र में वह इतना अधिक जागरूक था कि वह अपने युग मनोहर स्पंदों को अपने काव्य में अपने सपनों के माध्यम से व्यक्त कर सकता था, किंतु हम अन्य रोमांटिक लेखक और कवियों को लें, उनमें से कईयों में हम छद्म मनोवैज्ञानिक दिखाई देते। छद्म मनोवैज्ञानिक का भी एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। इन हिंदी के रोमांटिक कवियों को ऐसी छद्म भावनाएं बहुत देखने को मिलेगी। यह छद्म मनोवैज्ञानिक विष्कार की अभिरुचि से उत्पन्न होता है और इस अभिरुचि को वह दृढ़ करती है। अभिरुचि स्वयं इस पटजाल को जन्म देती है। अधिरुचि के साथ साथ कई प्रकार के सेंसस लगे होते हैं। कोई लेखक को अनेक प्रकार के सेंसस यानी गहरे अंतर्निषेधों को सामना करना पड़ता है। कुछ अंतर्निषेध ऐसे होते हैं जो उसके काव्य संबंधी यथार्थ की संवेदनाओं को भी काट कर फेंक देते। काव्य का जो वास्तविक तत्व है, उसके कारण और जिसके द्वारा सौंदर्य प्रकट होता है, उसी का पता चलता है कि लेखक छद्म भावनाओं का व्यापार कर रहा है या क्या। यशराज कहता गया ये अंतर्निषेध उसकी बहुत अच्छी और सच्ची भावनाओं का स्रोत भी सुखा देते हैं। फलता जो काव्य प्रसूत होता है वह जाली होता है। हिंदी में जाली कविताओं की कमी नहीं, कभी ऐसा जाली साहित्य भी कुछ परंपरागत गुण व्यक्त करता आया है। कवि के अभ्यास यश काव्य में लालित्य आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ लोग उन्हें साहित्य की अमूल्य निधि में जमा कर देते हैं। यशराज ये कहता गया ऐसे काव्य में प्रकट भावनाएं जाली होने के कारण बहुधा अप्राकृतिक भी होती हैं। कविता का धर्म है अपनी प्रकृति से और काव्य के वस्तुत्व की प्रकृति से एकाएक होना। व्यक्तिगत ईमानदारी का यह बहुत बड़ा तकाजा है कि लेखक निर्भीकतापूर्ण अपनी अंतर्निषेधों को सुधारे, उनका सामना करे, साथ ही वह अपनी प्रकृति में और वस्तु की प्रकृति में प्रवेश करे। इस अंत प्रवेश के रास्ते में जो भी सामने आता है और जोर से हटा दे। दूसरे शब्दों में अपनी अंत प्रकृति और वस्तु की प्रकृति में प्रवेश करने के उद्देश्य से काव्य संबंधी अपनी अभिरुचि भी बदल डाले। वह अपने स्वयं को लगातार संशोधन और संपादन करता जाए। मैं एकदम बोल पड़ा, ओ हियर आई सी, यहाँ मैं तुमसे सहमत हूँ। यशराज आगे कहता गया जो लेखक अपने हृदय में तुम्हारे शब्दों में मीस निरंतर संशोधित और संपादित नहीं करता उसका विकास रुक जाता है। यह संशोधन और संपादन कवि जीवन की दृष्टि द्वारा संपन्न होना चाहिए, स्वांग रचने के लिए नहीं। यशराज बहुत ज़्यादा बोल गया था, कभी कभी मेरा ध्यान भी उचट जाता, फिर भी मैं एकाग्रतापूर्वक उसकी बात सुनने का प्रयत्न करता रहता। यशराज
कह रहा था कि कवि का यह धर्म है कि उसके दिल में जो नक्कारशील खटके हैं, जो अंतर्निषेध है, उन्हें विवेक संगत बनाया जाए। केवल विशेष रुचि के वशीभूत होकर उनके अंतर्निषेधों का विकास न किया जाए। ध्यान रहे कि अंतर्विषेध लेखक स्वयं अपने लेखन कार्य के दौरान विकसित करता है, उनका विकास के प्रकार का होता है। यह विषय ही अलग है। महत्व की बात यह है कि अंतर्निषेधों को विवेक संगत विकास हो। व्यक्तिगत ईमानदारी का यह बहुत बड़ा तकाजा है। यदि काव्य के वस्तुत्व की प्रकृति और कवि का प्रकृति दोनों का समाहार करने वाली कवि दृष्टि ऐसी है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो निसंदेह उसका काव्य सारभर्गित और प्रभावशाली होगा। यदि उस कवि दृष्टि का महत्व अत्यंत सीमित है, तो उस काव्य को हम भले ही सुंदर कह लें, वह हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता, अर्थात वह हमारे जीवन विवेक को विकसित और पुष्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखें कि कवि दृष्टि को मैं जीवन दृष्टि के रूप में ले रहा हूँ। यहाँ यशराज का सांस खत्म हो गई। यशराज की विवेचन बुद्धि ने निसंदेह मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे मन में विचारों की तांता से शुरू हो गया। यशराज को चुप देख मैंने भी अपना कुछ जोड़ना चाहा। मैंने कहा, यशराज सुनो, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। भले ही काव्य रचना हाथ में कलम लेकर टेबल पर की जाती रही है, किंतु रचनाओं को सच्ची मनोभूमिका काव्य रचना के छड़ों के बाहर निरंतर तैयार होती रही। यदि इस मनोभूमि की तैयारी के दौरान कवि सचमुच ईमानदार है, यानी वह अपनी जीवन दृष्टि व्यापक और गहरी रखने का प्रयत्न करता है, तो उस काव्य रचना से संबंधित वह मनोभूमिका भी अधिक विषाद यथार्थ होती जाएगी। ऐसा मेरा ख्याल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि काव्य रचना एक परिणाम है किसी पूर्वगत प्रदीर्घ मन प्रक्रिया का, जो अलग अलग समयों में बनती गई हैं और अपने तत्व एकत्र करती गई हैं। काव्य रचना में जो अनायासता उत्पन्न होती है, वह केवल भाषा और छंद के अभ्यास की फलस्वरूप ही उत्पन्न नहीं होती, वरन काव्य रचना की पूर्वगत मनोभूमिका की समृद्ध फलस्वरूप उत्पन्न होती। इसलिए व्यक्तिगत ईमानदारी का संबंध काव्य संबंधी मनोभूमिका से अधिक है। यदि यह मनोभूमिका आत्मपरक और वस्तुपरक अर्थात उन दोनों से समन्वित जीवन परक दृष्टि से तैयार की गई है, तो उस कवि का क्या कहना, वह निसंदेह समृद्ध करती है। सतह पर मुख्य प्रश्न दृष्टि का है। मानवता के कवि की दृष्टि विश्व जनता के उद्देश्यों के एकाकार था। जब कवि की भावनाओं का ज्ञानात्मक आधार विस्तृत व्यापक और अद्यतन है, तो ऐसी स्थिति में उस कवि की दृष्टि उसके अंतःकरण में एक वातावरण निर्माण करेगी, एक काव्यात्मक मनोभूमिका तैयार करेगी। मनोभूमिका वातावरण के बिना काव्य संभव नहीं है। सच तो यह है कि काव्य साधना या कला साधना काव्य रचना या कला प्रक्रिया दौरान में ही सीमित नहीं होती। काव्य साधना या कला साधना की आधिकारिक भाग काव्य रचना के छड़ों से बहुत बार होता है। इसलिए कलाकार के लिए आवश्यक है कि ज्ञानात्मक आधार का आधिकारिक विस्तार का ज्ञान स्वप्न दे सके, स्वप्न भावनाएं उत्सर्जित कर सके, मानसिक प्रतिक्रियाएं का संपादन संशोधन यदि उस स्वप्न द्वारा प्रस्तुत होता, तो निसंदेह वह कल्याणकारी है। उस ज्ञानात्मक आधार पर ही मन अपने को संपादित और संशोधित करता रहेगा। कवि के अनुभूत में जीवन काल में ही यह संशोधन संपादन चलता रहेगा, किंतु जब काव्य रचना एक सृजन प्रक्रिया के रूप में चलती है, तो उस समय यदि कृत्रिम रूप से संशोधन संपादन चलता रहता है, तो कवि पर अभिनेत्र और स्वांग का अभियोग आरोप सही हो जाएगा। किंतु यदि ज्ञानात्मक आधार पर विकसित जीवन स्वप्न हो, स्वयं मानसिक प्रतिक्रिया का संशोधन संपादन करता रहे, तो निसंदेह वह काव्य रचना के एक अत्यंत स्वाभाविक अंग के रूप में ही प्रस्तुत होगा। यशराज ने कहा, तो व्यक्तिगत ईमानदारी कायम में ज्ञानात्मक आधार में विस्तृत करने में, उसे अत्यंत व्यापक बनाने, उसके आधार पर जीवन स्वप्न विकसित करने, जीवन स्वप्न के अनुसार मानसिक प्रतिक्रियाओं की दिशा देने, अर्थात अपने ही अंतःकरण को संशोधन संपादन करने में ही व्यक्तिगत ईमानदारी परिलक्षित होती। तुम्हारी बात भी सही है। काव्य साधना अधिकतर काव्य रचना के क्षेत्र में बाहर होती है। हाँ, यह बात सही है। यह मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके स्मित में एक बहुत अजीब सी तृप्ति थी। जी हाँ, बहुत बेरोजगारी है, गरीब है, ठुकराया हुआ भी है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन यह निसंदेह क्या हुआ, वह सुकरात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बताया ताकि भगवान भिखारियों के वेश लेकर अपाहिजों के रूप में भटकते हैं और परीक्षा लेते हैं। भगवान ने मेरी आस्था नहीं है, लेकिन मनुष्य पर तो है। इतने में मुझे ख्याल आया कि ज्ञानात्मक आधार का परिभाषा होना आवश्यक है। यशराज से मैंने यशराज से पूछा,
ज्ञानात्मक आधार तुम्हारा मतलब वैज्ञानिक जानकारी के अलावा भी कुछ और है या नहीं? वह हंस पड़ा। उसने कहा, जीवन जगत का जो बोध है उसका व्यापक होना, पुष्ट होना, विश्व में ज्ञान का जो आज का विकास स्तर प्राप्त है उसको आत्मसात करना, उससे आगे बढ़ना आवश्यक है। भावना उसी क्षेत्र में सक्रिय होती है जो क्षेत्र वस्तु ता ज्ञान शक्ति द्वारा गृहीत होता है। बोध यानी ज्ञान के क्षेत्र के भीतर की भावना की पहुँच है, उसके बाहर नहीं। इसलिए वह आवश्यक है कि हमारे जीवन का ज्ञानात्मक आधार व्यापक और विकसित हो। ज्ञान भी एक तरह का अनुभव है, या तो वह हमारा अनुभव है या दूसरे का। इससे निकलते ही निष्कर्ष उससे होता है जीवन विवेक का विकास। वह विवेक की एक स्वप्न देता है, यह स्वप्न परमावश्यक है। यह जीवन स्वप्न है, वह आध्यात्मिक है, यौनिक भी। मैंने पूछा, यौनिक का क्या अर्थ है? उसने कहा, हम अपूर्ण शब्दावली से बात करते हैं, लेकिन जीवन के जिस क्षेत्र में हम बात करें उसकी शब्दावली आनी चाहिए। क्या लेखक के लिए परम आवश्यक नहीं कि वह विश्व जनता के अभ्युत्थान को देखे और समाज का उत्पीड़न करने वाली शक्तियों के सचेत हों और उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों के सरिये सहानुभूति रखे। ज्ञानात्मक आधार के विकास में तो बातें भी सम्मिलित हैं, नहीं है क्या? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम तो मेरे बारे में जानते हो, तो मेरा तो यह दृष्टिकोण बहुत पहले से रहा है और उसके लिए कुछ तकलीफ भी उठाई है। जब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा तो पाया कि हम सचमुच एक दूसरे के मित्र। और यहीं पर ये पाठ और ये साहित्यिक डायरी समाप्त हो जाती है। हम थोड़ा सा एक साहित्यिक की गजानन माधव मुक्तिबोध क्या लिख रहे हैं, एक साहित्यिक डायरी के बारे में ज्ञानपीठ पेपर के बैग के पीछे देख लीजिए। ऐसी कृतियाँ बहुत नहीं होती अपने समकालीन साहित्य की श्रीवर्धन कर सके। एक साहित्य की डायरी एक ऐसी कृति जिसमें अपने शिल्प और विचार तत्व दोनों का विशेषताओं के कारण पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया और आदर मान पाया है। डायरी विधा का यह रूप तो उसी में देखने को मिलेगा जिसे निबंधात्मक कहानी। वैसे ये निबंधात्मक डायरी निबंध सीधा साधा प्रारंभ, फिर कहीं एक आलाप, कहीं एक काल्पनिक पात्र, वार्तालाप आदि से अंत तक भाव और स्वर डायरी का, और प्रत्येक प्रकरण का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक चरण इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए किस विषय की परतें हल्की हल्की खुलती हुई प्रश्नों और प्रश्नों के भीतर ही प्रश्नों का साक्षात्कार इंटरव्यू भी करा देता है। और फिर हम सभी सोच और समाधान के अन्वेषी ही हैं। ये गजानन माधव मुक्तिबोध है। जन्म 13 नवंबर 1917 श्योमपुर ग्वालियर में है। शिक्षा एम.ए. हिंदी नागपुर विश्वविद्यालय से करी थी। प्रकाशित साहित्य में कामायनी, एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता के आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य साध, भारतीय ज्ञानपीठ में प्रकाश, चांद का मुँह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी, काट का सपना, विपात और सतह से उठता आदमी। निधन इनका सितंबर 1964 नई दिल्ली में हो गया था। तो एक भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूशन एरिया लोधी रोड नई दिल्ली में छपी है जाके। और यहीं पर ही हमारा पाठ समाप्त हो जाता है बच्चों। ये अंतिम पाठ तो हमने कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2 को पढ़ लिया। और यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक जो है एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है, वो पूरे 9 पार्ट में जाकर कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इसे पूरे 9 पार्ट में देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए यहाँ पर किस किस से क्या 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 वार्तालाप हुई है। इस डायरी में निबंधात्मक रूप में लिखी गई डायरी है। इसमें प्रश्न किए जा रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं और एक दूसरे से वहीं पर तुलना करते हुए एक दूसरे के मित्र भी बने हुए हैं और एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल रही है। चलिए बच्चों, हम अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। बच्चों 1 मिनट।